इसी समय सब ने कहा कि अडानी अब खत्म हो जाएगा। हिंडनबर्ग ने अडानी के अगेंस्ट एक ऐसी रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने अडानी को इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा और इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी, जो वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट मैन बन चुके थे, वो फिसलकर नीचे गिर गए। उनको रातों रात $60 बिलियन उनके खत्म हो गए। लेकिन आज का हाल क्या है? ऐसा क्या हुआ एक साल के अंदर कि अडानी इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए? ये कैसे हुआ? उन्होंने ऐसा क्या किया था? ये एक और बड़ा घपला है या केस स्टडी है? आज के इस वीडियो में जानते हैं। मेरा मोटिव यही है कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, आसान भाषा में इंफॉर्मेशन दे सकूं। आप को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? हिंडनबर्ग सच कह रहे हैं? क्या अडानी सच में एक स्कैम है? जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनी जो हमेशा कहती है वो हर बार मानना सही नहीं होगा। हमें भरोसा हमारी एजेंसीज पर रखना होगा। आपको पता है किन एजेंसीज की बात हो रही है? सेबी, यहाँ पर सेबी की बात हो रही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जो अडानी की 24 इनरेगुलरिटीज की जांच कर रही थी। उनमें से 22 मुद्दों पर जांच कंप्लीट भी कर लिया था। सेबी फरवरी 2024, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट कर दी गई थी। यहाँ हमें हेडलाइंस से आगे बढ़कर डीप इशू को समझने की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीच में क्यों आया? क्योंकि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है। यहाँ यानी न्यूज के जरिए एक ऐसी कंपनी के बारे में बुरी खबरें फैला सकता है, फिर कंपनी की वैल्यू पीछे लाने की कोशिश भी कर सकता है और इस प्रोसेस में ढेर सारा मुनाफा कमा सकता है। यानी उसका इसमें इंटरेस्ट क्या है? साफ साफ दिखता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं, आम आदमी का भी होता है। उस कंपनी में निवेश करने वाले शेयर होल्डर का भी होता है। गौतम अडानी ने खुद $60 बिलियन खोए हैं, लेकिन उनके स्टॉक में से $110 बिलियन रातों रात उड़ गए। ये पैसे किसके थे? आम जनता के थे, यानी हमारे और आपके। जिस किसी ने अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनकी न्यूज़ होती है। फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन जैसी न्यूज़पेपर किसी भी तरह की खबरें छाप सकते हैं, कोई भी एलिगेशन कर सकते हैं और इनसे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा था कि ऐसे रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन में मदद जरूर करती है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं सुना सकती। अनामिका जायसवाल, प्रशांत घोषा एक स्पेशल टीम के साथ अडानी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सेबी एक्सपर्ट है और उनका एक्सपीरियंस भी है, तो वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को बचाने की बजाय शेयर होल्डर को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। लेकिन ये बात हेडलाइंस पढ़कर शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस से खबर से अडानी के स्टॉक पर अडानी इंटरनेशनल 9%, अडानी गैस 20%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 19% और अडानी ग्रीन एनर्जी 12%, अडानी पावर और एनडीटीवी के शेयर्स 12% के ऊपर गए। दिस जंप इज ह्यूज। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले अडानी की कंपनी का वैल्यूएशन था, वहां तक अभी भी ये कंपनी नहीं पहुंची। यहाँ इन्वेस्टर्स को सावधान करने की जरूरत है। सभी ने अब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं किया, लेकिन एक बात तय है कि गौतम अडानी भारत के रिचेस्ट मैन जरूर बन गए। अडानी ने कैसे सरवाइव किया? अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, शेल कंपनी का इस्तेमाल, ये काफी सीरियस एलिगेशन है। लेकिन अडानी की डिफेंस स्ट्रेटजी काफी इंटरेस्टिंग है। वो है ऑफेंस। कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बिगेस्ट डिफेंस। वैसे ही कुछ अडानी ने सरवाइव किया।
कैसे, इसके रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन आपके समझ में आए और आपको याद रहे इसलिए इन सारे रीजंस को 3 पिलर में डिवाइड किया है: कॉन्फिडेंस, माइंडसेट एंड करेक्शन। पहला है कॉन्फिडेंस। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ का ओपन हो रहा था कि 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करना चाहता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से एफपीओ पर फर्क पड़ा जरूर, लेकिन लास्ट दिन तक ये एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था। यहाँ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल ने अडानी में इन्वेस्ट किया था। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद अडानी ने एफपीओ कैंसिल भी कर दिया और इन्वेस्टर्स को अपने अपने पैसे वापस कर दिए। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी दुनिया को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की, और इसका इम्पैक्ट जरूर हुआ। किसी भी एजेंसीज ने, चाहे वो नेशनल एजेंसी हो या इंटरनेशनल एजेंसी हो, अडानी कंपनी ने इसकी क्रेडिट रेटिंग कम नहीं की, जिससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हिला नहीं। यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं हुआ। अक्सर कोई बड़ा स्कैम होने पर सबसे सीनियर मैनेजमेंट कंपनी छोड़कर भाग जाता है, लेकिन अडानी के साथ ऐसा हुआ नहीं। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फैक्ट रहे, साथ ही साथ नया पैसा कंपनी में आता गया। GQG पार्टनर्स ने $4,000 बिलियन अडानी में इन्वेस्ट किया। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड फ्रेंच एनर्जी जियान टाटा एनर्जीज पावर्ड ने $770 मिलियन इन्वेस्ट किया। अबू धाबी के इंटरनेशनल होल्डिंग को कंपनी ने अबू धाबी के रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई है। अडानी के इंटरप्राइजेस ने 5% शेयर खरीदे। भारत सरकार से द्वारा कई कंपनीज का अडानी को सपोर्ट मिला। इसमें SBI और रिलायंस जैसी कंपनी शामिल है। SBI ने अडानी के पीवीसी प्रोजेक्ट में 34,000 करोड़ इन्वेस्ट किए। इन सब रीजंस की वजह से अडानी की कंपनीज में और उनके प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। दूसरे नंबर का पिलर है माइंडसेट। अडानी ने यहाँ ग्रोथ पर फोकस किया। अडानी की ज्यादातर कंपनीज को देखा जाए तो B2C सेक्टर में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे B2C सेक्टर में भी अडानी का नाम सामने आने लगा। अडानी भारत के 6 एयरपोर्ट मैनेज कर रहे हैं और मोनेटाइज भी करना चाहते हैं, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, थिरुवनाथपुर शामिल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल जो पिछले 20 सालों से बंद हुआ है, इस साल 2024 में फाइनली खुलने वाला है। जुलाई के महीने में लार्जेस्ट स्लम कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला है, ये भी 2022 में नहीं हुई। इस साल अडानी ने धारवी में 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। अडानी की स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कंपनीज को एक्वायर करता गया, जिनमें कराईकल पोर्ट, कोस्टल पोर्ट, संघाई सीमेंट के साथ साथ इंडियन ऑयल टैंकिंग में भी 49% शेयर शामिल हैं। जहां 2023 की शुरुआत में एवरीवन ऑफ सेइंग कि अडानी इज फिनिश्ड। दिसंबर 2023 में उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट में 7 लाख करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट अनाउंस की, जिसमें भारत का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन जाएगा। इसमें रिन्यूएबल में दुनिया लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क प्रोजेक्ट बनाना चाहती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी देगा और 30 गीगावाट एनर्जी इंट्रोड्यूस करेगा। अडानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि उनके सारे एसेट जो हैं वो फिजिकल एसेट हैं। अगर कल जाकर अडानी का दिवाला भी निकला तो बैंक इन सारे एसेट्स को बेचकर पैसे भर सकती है। तीसरा पिलर है करेक्शन। अडानी ने अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि उनकी कंपनी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच तो यही है कि उनका डेप्थ बहुत तेजी से बढ़ता है और ये सस्टेनेबल नहीं रहा, तो उन्होंने तुरंत करेक्शन शुरू किया। अडानी ने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने पर फोकस किया। अडानी ने डेटा के साथ ये प्रूफ किया। मार्च 2023 में उनके पास 77,890 करोड़ का कैश फ्लो था, जो उनके आने वाले साल के सारे कर्जे कवर करने के लिए सफिशिएंट
था और 2023 के फाइनेंशियल पोर्टल में उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया। प्लस अडानी के साल के एसेट्स आप देख सकते हो, जिनके बेसिस पर अडानी इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि वो अपने कर्जे चुका पाएंगे। ये 3 पिलर अडानी के कमबैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक और रीज़न है जो शायद वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है, एंड आई डिजर्व होल चैप्टर इन एपिसोड चैप्टर 3 अडानीज मास्टर प्लान। अडानीज आज एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल नाम बन चुके हैं। श्रीलंका में अडानी $700 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। कोलंबो पोर्ट में अपना टर्मिनल शुरू कर रहे हैं। श्रीलंका के पोर्ट सेक्शन में एक इंटरनेशनल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट में अडानी एक अकेले नहीं है। यूएस गवर्नमेंट ने अडानी के इस प्रोजेक्ट में पिछले साल नवंबर 553 मिलियन इन्वेस्ट किया। ये प्रोजेक्ट चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। कोलंबो पोर्ट का इम्पोर्टेंट समझने के लिए ये एक्ट ज़रूरी है। यहाँ से गुजरने वाले 50% कोलंबो से होकर गुजरता है। यहाँ चाइना का हम्बल पोर्ट खाली पड़ा है, कोलंबो पोर्ट खाली पड़ा है। उसे नए कैपेसिटी की ज़रूरत है, जो काम अडानी कर रहे हैं। सिमिलरली इसराइल में अडानी के प्रोजेक्ट शुरू हुए। G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हुई। प्रोजेक्ट हमास वॉर की वजह से रुका पड़ा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से इस सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ होने वाला है अडानी का। पिछले साल इसराइल का हाइफा पोर्ट खरीदा पूरे $1.2 बिलियन के लिए। ये पोर्ट है इसराइल के नॉर्थ में और गाजा है इसराइल के साउथ में। ये इसराइल का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। बिजनेस के साथ जियोपॉलिटिकल को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें कार्मिकल माइन एंड रेल प्रोजेक्ट अबाउट पॉइंट पोर्ट, रबी रंग सोलर फार्म शामिल है। चाइना की स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट और इंटरप्राइजेस के साथ में काम करती है और दूसरे देशों की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि जियोपॉलिटिक्स में उनकी पोजीशन स्ट्रांग रहे। आज अडानी और इंडिया की सरकार इसी स्ट्रैटेजी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्क हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले $149 मिलियन थी, वो रिपोर्ट के बाद $46 बिलियन से नीचे आ गई और एक ही साल में $74 बिलियन तक ऊपर भी आई। लेकिन मेकिंग हिम द रिचेस्ट इंडियन वर्ल्ड ये हुआ अडानी के 3 इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी की वजह से। याद रखिए, हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट की वजह से उनके ऊपर जो इम्पैक्ट था अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि अडानी की स्पीड एंड डायरेक्शन दूसरी कंपनी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें हैं, अगर अडानी मेन कोई भी स्कैम है तो वो देश के सामने आना ज़रूरी है और ऐसे स्कैम ना हो, इसीलिए कॉरपोरेट गवर्नर इम्प्रूव उससे करना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हमने सीखा कैसे अडानी जैसी कंपनी ने एक बड़े एलिगेशन को फेस किया, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के बारे में क्या कहा और इंटरप्राइजेज और गवर्नर के साथ आकर हमें सुरक्षित रखने का काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, या फिर देश के बिल्ड करने वाली एक कंपनी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय मेरे वीडियो पे क्या है। थैंक यू।